हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको जिस चैप्टर को पढ़ाने जा रही हूँ उसका नाम है मानव निर्मित वस्तुएं। विज्ञान का ये चैप्टर है मानव निर्मित वस्तुएं। ये है तो कक्षा 8 में, लेकिन ये सभी क्लासों के लिए, छोटे बच्चों के लिए भी 3, 4, 5, 6, 7 किसी भी क्लास के लिए ये पढ़ने योग्य टॉपिक है। तो मानव निर्मित वस्तुएं, सबसे पहले ये सोचिए ये मानव निर्मित वस्तुएं क्या है और क्यों हमें मानव निर्मित वस्तुओं की आवश्यकता हुई। देखिए, आप अपने आसपास बहुत सारी चीजें देखते हैं। आप स्कूल जाते हैं, बैग लेके जाते हैं, बुक्स लेके जाते हैं, पेन लेके जाते हैं, आप यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, सब आप अपने आसपास टेबल, कुर्सी, पंखा और सब देखते हैं। साइकिल चला के जाते हैं या मोटरसाइकिल से जाते हैं या कार से जाते हैं। घर में रहते हैं, आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप देखते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो कि प्रकृति ने हमें दी है। जैसे जीव जंतु को किसी ने बनाया नहीं है, ये प्रकृति ने हमें प्रदान की है। जब प्रकृति बनी होगी तो हमें पेड़ पौधे अपने आप मिले, कोई इसको लगाया नहीं था उस समय। इसी तरह से जो और भी बहुत सारी चीजें हैं, जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सभी चीजें मानव निर्मित नहीं होती, ये प्रकृति ने हमें दी हैं। हवा है, पानी है या नदियां हैं, ये सभी चीजें किसने दी हैं हमें? सूरज है, चांद है, ये सब किसने दिया? हमने बनाया नहीं, हमने इन्हें नहीं बनाया है, ये प्रकृति ने हमें दी है। तो इन वस्तुओं को प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक। प्रकृति ने प्रदान की है और इसलिए इसको हम प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं। अब मानव निर्मित वस्तुएं क्या है? वही हमने कहा कि आप बहुत सारी चीजें यूज करते हैं घर में। सुबह सुबह उठते हैं, सबसे पहला काम आप क्या करते हैं? ब्रश करते हैं, मंजन करते हैं, साबुन लेते हैं, नहाते हैं, तेल कंघी से आप इस्तेमाल करके बाल वगैरह झाड़ते हैं। फिर आप खाना खाते हैं, थाली में खाते हैं, कटोरी लेते हैं, चम्मच से खाते हैं। मतलब जितनी भी चीज़ों का आप इस्तेमाल करते हैं, आप साइकिल लेके विद्यालय जाते हैं, झोले लेके या थैले लेके जो जाते हैं, ये सभी चीज़ें मानव निर्मित होती हैं, जिन्हें मानव ने बनाया है। ठीक है। अब इन मानव निर्मित वस्तुओं की क्या आवश्यकता पड़ गई, मालूम होना चाहिए क्या उपयोगिता है, क्यों हमने मानव निर्मित वस्तुएं बनाई। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, मानव निर्मित वस्तुएं सभी प्रकार के बर्तन, जैसे आप घड़ी लगाते हैं, साइकिल है, किताब है, ये मानव निर्मित हैं। और प्राकृतिक वस्तुएं जैसे जीव जंतु, पेड़ पौधे, मिट्टी, पहाड़, नदी आदि प्राकृतिक वस्तुएं हैं। अब मानव निर्मित वस्तुओं की क्या उपयोगिता है? देखिए, जब शुरू में या जब सभ्यता नहीं थी तो मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत ही कम थी, बहुत ही सीमित आवश्यकताएं थी। उस वक्त जो मानव थे वो प्रकृति द्वारा पाई हुई चीजों से, प्राकृतिक चीजों से ही अपने सभी कार्यों को पूरा कर लेते थे, उनकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती थी। आप जानते हैं आदिकाल में बहुत से लोग कपड़े ही नहीं पहनते थे, बहुत से लोग जो है ये पत्तों के कपड़े पहनते थे, कि कितने लोग खाल के कपड़े पहनते थे, कितने लोग ऐसे ही घूमते थे। तो मतलब उनकी आवश्यकताएं इतनी सीमित थी कि प्रकृति द्वारा जो प्रदान की हुई चीजें थी, अब खाना भी खाते थे तो वो लोग कच्चा मांस ही खा लेते थे, नहीं तो एक बार जंगल में आग लग गई, कुछ जानवर उसमें भुन गए या जल गए, उनका मांस उन्हें और अच्छा लगा तो फिर उसको जला के भुन के खाने लगे। उनके पास कोई बर्तन नहीं था, उनके पास कोई और नहीं था, उनके पास रहने के लिए भी घर नहीं थे। जो पहाड़ वगैरह में गुफा हुआ करती थी उसी में रह लेते थे, पेड़ के नीचे रह लेते थे। तो मतलब उनको प्रकृति द्वारा प्रदान की हुई वस्तुओं से, प्राकृतिक चीजों से ही उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती थी। लेकिन जैसे जैसे सभ्यता बढ़ी, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, जैसे जैसे वैज्ञानिक आविष्कार बढ़े, वैज्ञानिक विकास बढ़ा, तो हमारी आवश्यकताओं की जो पूर्ति है वो केवल मानव प्राकृतिक वस्तुओं से नहीं हो पा रही थी। इसके लिए हमें और भी चीजों की आवश्यकताएं महसूस हुई, जो कि हमें प्रकृति से सीधे सीधे नहीं मिल रही थी। तो जो मानव थे वो अपनी बुद्धि कौशल से कुछ ऐसी चीजों का निर्माण करने लगे जिनकी उन्हें जरूरत थी। अब जैसे छोटा सा एग्जांपल लीजिए कि जब वो देखे कि ये भुना हुआ मांस बहुत अच्छा लगता है तो वो क्या करने लगे? आग नहीं थी, आग तो एक बार लगी, तो जंगल में जो आग लगी उसको वो लोग क्या किए? बचा के रखने लगे कि आग बुझने ना पावे, ये बड़ी अच्छी चीज है।
फिर उसके बाद वो पत्थर को रगड़ के, लकड़ी को रगड़ के आग पैदा करने लगे। फिर वो पत्थर के ऊपर जो है कोई चीज रख के या फिर वो रस्सी बांध के और या वो तना पेड़ का बांध के उसी में लटका के मांस भूनने लगे। तो तरह तरह से वो अपने बुद्धि का इस्तेमाल करने लगे और उससे ऐसी चीजों का निर्माण करने लगे जिससे कि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। ठीक है, तो इसलिए मानव निर्मित जो वस्तुएं हैं उनकी जो है उपयोगिता बढ़ने लगी। अब सबसे पहला जो जीव है उसका क्या मतलब, जरूरत की चीजें क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान, ये तो जानते हैं। मतलब भोजन, कपड़ा और मकान, ये सबसे जरूरी चीजें होती हैं। ये कहीं भी आपको जाना है, आपको कह दिया जाए कि आपको हम दिल्ली भेज देते हैं या बम्बई भेज देते हैं, सबसे पहले दिमाग में आता है अरे वहां जाएंगे तो हम रहेंगे कहाँ, हम वहां जाएंगे तो हम खाएंगे क्या, वहां जाएंगे तो हम यहाँ तो ऐसे तैसे पहन के रह लेते हैं, वहां जाएंगे ऑफिस में क्या पहनेंगे। मतलब रोटी, कपड़ा और मकान की सबसे पहले हमारी मूल आवश्यकताएं हैं, ये हमारी जिनके लिए हमें आवश्यकताएं। अच्छा, सबसे पहले उन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है जो अत्यधिक आवश्यक हो। तो सर्वप्रथम मानव जो है वो इन्हीं चीजों पर ध्यान दिया कि भोजन, वस्त्र और मकान में किस तरह से हम ऐसा सरल उपाय करें जिससे कि हमें बना भी लें और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। एक छोटा एग्जांपल आपको बताते हैं। पहले लकड़ियां, अब जान रहे हैं आप, लकड़ी वगैरह जो थी वो बहुत भारी भारी होती थी, पेड़ कटते थे, काटने का भी कोई साधन नहीं था, गिर गया मान लीजिए, उसको उठा के ले जाने में परेशानी होती थी। तो इन लोगों ने क्या किया होगा कि इसको डगरा के या ढंगला के जिसको कहा जाए उसको ले जाने की कोशिश की होगी। तो जब हम लुढ़का कर ले जा रहे हैं कोई चीज को तो वो आसान हो जाता है। आप किसी चीज को यूं लुढ़काइए और उसको उठा के ले जाइए, दोनों में अंतर होता है। तो लुढ़का कर ले जाने में उन्हें आसानी महसूस हुई। कुछ दिन तो वो लुढ़का के ले गए, जैसे ड्रम है, आप खड़ा खड़ा ऐसे लेके चलिए तो आप दिक्कत होगी, लेकिन अगर आप उसको लुढ़का के ले जाइए तो आसानी से वो माने छोटा बच्चा भी उसको लुढ़का लेगा। ठीक है, तो फिर उनके दिमाग में धीरे धीरे बुद्धि का विकास होता गया और उन्होंने उसको काट के पहिए का रूप दिया। तो सबसे पहले तो केवल ऐसे ही काट के तने का पहिए का बना दिए होंगे, उसके बाद देखे कि ये भारी हो रहा है तो फिर उसमें कटिंग किए होंगे तो वो एक पहिए का रूप आया। फिर उसके बाद उसमें देखा कि ये तो आदमी अगर खींचता है तो बहुत मेहनत लगता है, चलो इसको जानवर से खिंचवाया जाए। अब जानवर भी जो है कि वो धीरे धीरे खींच कर ले जा रहा था, फिर उसमें एक मशीन का प्रयोग करने लगे लोग कि मशीन लगा दिया जाए। तो इस तरह से धीरे धीरे विकास होता गया और बुद्धि कौशल के द्वारा ऐसी चीजों का निर्माण होता गया जो कि मनुष्य के जीवन को सरल बना रहा था और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा था। तो सबसे पहले हम वस्त्र पे चलते हैं कि वस्त्र किस तरह से मानव निर्मित वस्त्र। देखिए, वस्त्र जो है किस चीज से बनते हैं? पहली बात तो आपको पता होगा कि वस्त्र सूती होते हैं, ऊनी होते हैं, रेशमी होते हैं। सुना है ना? अब सूती, ऊनी, रेशमी वस्त्रों की जरूरत क्यों पड़ी? भाई गर्मी में गर्मी लग रही थी तो उस समय तो कोई ऊनी कपड़ा पहन नहीं सकता था, खाल के कपड़े पहन नहीं सकता था, तो सूती वस्त्र की आवश्यकता हुई। फिर ऊनी वस्त्र, ठंड लगी तो ऊनी वस्त्र, मोटे कपड़ों की आवश्यकता हुई। देखिए, जो जानवर होते हैं उसमें भगवान ने ऐसी चीजें डाल दी हैं, प्रकृति ने ऐसी चीजें बना दी है कि वो अपने आप उसको एडजस्ट कर लेते हैं। उनके खाल मोटी होती है, उनके चमड़े के ऊपर रोए होते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो पहाड़ों पर बर्फ गिरती है वहाँ के जो जंतु होते हैं उनके रोए तो बहुत, उनके जो बाल होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं और वो ठंड से उनको बचाते हैं। और उसके अंदर चर्बी भी होती है चमड़े के नीचे जिससे कि उनको ठंड से बचाते हैं। लेकिन हमें मानव को ऊनी कपड़े की जरूरत पड़ी। इसी तरह रेशमी कपड़े, तो ये जो आपकी सूती, ऊनी और रेशमी कपड़े हैं ना, ये प्राकृतिक रेशे कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, सूती कपड़ा जो है आपके कपास के पौधे से मिलता है, ऊनी कपड़ा जंतुओं के रोए से मिलता है, बालों से मिलता है, और रेशमी रेशम के कीड़े से मिलता है। तो ये प्राकृतिक जो रेशे हैं उनसे बनाए जाते हैं। लेकिन टेरिलीन, टेरिकाट, डेक्रान और आदि जो कपड़े हैं वो मानव निर्मित होते हैं। ठीक है, ये उच्च अणुभार के जो चीजें होती हैं, रासायनिक चीजें होती हैं, उनसे ये बनाए जाते हैं और ये रासायनिक क्रिया द्वारा तैयार किए जाते हैं। ये मानव निर्मित होते हैं। ठीक है, ये प्राकृतिक होते हैं। और ये अब अगर वस्त्र तो धीरे धीरे बनने लगा। वस्त्र से आपको मालूम है, वस्त्र से आप जब आपका वस्त्र बन गया तो ऐसे ही तो ओढ़ के रहेंगे नहीं,
उसको धीरे धीरे काट के उसको अनेक प्रकार के पैंट, शर्ट, फ्रॉक, ब्लाउज और मतलब जितने तरह के वस्त्र हैं सब धीरे 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 जैसी जैसी आवश्यकताएं होती गई उसको काट काट के उस तरह का निर्माण करते गए। तो ये सभी चीजें देखिए आपके मानव निर्मित हुई। ठीक है, अब इसके बाद भवन निर्माण। पहले आपको मालूम है कि वो प्राकृतिक जो गुफाएं हुआ करती थी उसी में रह के काम चला लेते थे, लेकिन अब इतने लोग गुफा के अंदर कैसे रह सकते थे, तो धीरे धीरे उसका आविष्कार हुआ। फिर जो घास फूस होता था या पेड़ों की पत्तियां होती थी, बांस होते थे, उनसे धीरे धीरे वो घरों का निर्माण करने लगे, लेकिन वो भी उतने कामयाब नहीं थे, उतना वो मजबूत नहीं होता था। आंधी पानी और आंधी से वो नष्ट हो जाता था या आग लगी तो वो जल जाता था। तो इस तरह से उन्होंने फिर धीरे धीरे मिट्टी के घर बनाने लगे। मिट्टी के घर के बाद मिट्टी का घर भी पानी वगैरह बरसता है, देख ही रहे हैं आप कि बाढ़ वगैरह आती है तो सबसे पहले यही घर बह जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो धीरे धीरे फिर पत्थर के घर बनने लगे। आप अभी भी जाएंगे पहाड़ों पर या ऐसी जगहों पे जाएंगे जहाँ पे कि ईंटा वगैरह नहीं मिलता है, तो पत्थर जो मिलते हैं उन्हीं को जोड़ के घर बना लेते हैं। सॉरी। फिर इसके बाद लोगों ने सोचा कि जहां पत्थर नहीं मिल रहे हैं तो क्या होगा, तो वो मिट्टी से ईंटें बनाने लगे। ईंटें आपका देखिए मानव निर्मित है। मिट्टी निकाला जाता है, ईंटा बनाया जाता है, उसके बाद उसको पकाया जाता है, पका करके उसको एक अच्छा। दूसरी बात, जो प्राकृतिक पत्थर वगैरह होते हैं वो एक साइज के नहीं होते, एक आकार के नहीं होते, बड़ा मुश्किल होता है। और ईंटें जो है एक सांचे में बनाए जाते हैं, वो एक प्रकार के होते हैं, उनको जोड़ना आसान होता है, उनको उठाना, उनका ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो बहुत ही आसान होता है। तो इस तरह से ईंटें, सरिया, सीमेंट, जो भी आपके इसमें गार्डर, जो भी मतलब ईंट, पत्थर, सरिया, गार्डर, सीमेंट आदि जो भी भवन निर्माण के लिए हमें जरूरी था, मानव उसको धीरे धीरे निर्माण करता चला गया। और इस तरह से भवन निर्माण की वस्तुएं भी मानव निर्मित वस्तुओं के अंतर्गत आ गई। अब आप घरेलू कार्य में भी मानव निर्मित वस्तुओं की, अब शुरू में आपको मालूम है कि पहले पता नहीं लोग दांत वात साफ करते थे कि नहीं, फिर धीरे धीरे पेड़ की लकड़ियों को लेकर के उससे, जैसे आप जानते ही होंगे अभी भी जो है गांवों में नीम के पेड़ के दातुन से बहुत ही अच्छा है, वो बहुत ही अच्छा है, अभी भी बहुत अच्छा है। तो नीम के पेड़ के और बबूल के पेड़ के और भी गिलोय आपने आजकल नाम सुना होगा, इन सबों के पेड़ की के तने की वो ले लेते हैं डंडी और उसी को कूट करके या दांत से कूच करके उससे वो मंजन करते हैं। तो फिर धीरे धीरे लगा कि भाई इतना समय हम इसमें क्यों वेस्ट करें, तो उसको बनाने के लिए धीरे धीरे मंजन का आविष्कार हुआ और फिर पेस्ट का आविष्कार हुआ, फिर उंगलियों से भी उतना साफ नहीं होने लगा, तो फिर क्या आपका ब्रश आ गया, तो ब्रश और मंजन से आप दांत साफ करने लगे। तो ये सभी चीजें मानव निर्मित है। इसी तरह से आप सुबह उठते हैं तो मंजन ब्रश से अपने दांत को साफ करते हैं, साबुन है, तेल है, कंघी है, सबका आप इस्तेमाल करते हैं। और घरेलू निर्माण की जो भी है, कपड़ा धोना है तो पहले कपड़े क्या है, तो अभी भी आपको जो धोबी वगैरह होंगे, देखे होंगे आप, रेह मिट्टी होती है, मिट्टी वगैरह से साफ करते थे कपड़े। अब तो और भी वही विकास के साथ साथ बढ़ता चला गया, तो अब तो उन सभी चीजों का उपयोग नहीं करते थे। उन मिट्टी में, रेह मिट्टी में जो है साबुन का अंश होता था तो उससे साफ करते थे। इसी तरह बाल वाल भी आपने सुना होगा कि अभी भी गांवों में लोग काली मिट्टी है उससे साफ कर लेते हैं। तो लेकिन धीरे धीरे लोग साबुन का प्रयोग करने लगे। साबुन के साथ साथ धीरे धीरे लगा कि साबुन तो घिसना पड़ता है, तो शैम्पू का प्रयोग करने लगे। मतलब धीरे धीरे विकास के साथ साथ लोगों की बुद्धि कौशल के द्वारा वैज्ञानिकों ने अनेक चीजों की खोज की, जो कि हमारे घरेलू, तो कपड़े धोने के लिए भी आसान तरीका, धीरे धीरे हाथ से धोते थे, हाथ से अब मशीन से धोने लगे, उसमें तरह तरह के डिटर्जेंट प्रयोग करने लगे। तो इस तरह कपड़ा धोने के जो भी सामान है घरेलू कार्य में, भोजन पकाने के लिए पहले भी आपने सुना ही कि पहले कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, तो पतीले में, भगोने में जब भी मतलब खाना पकाया जाता था बहुत ज्यादा टाइम लगता था, बहुत ज्यादा ईंधन लगता था। तो धीरे धीरे आपने देखा कि आपका कुकर का इस्तेमाल होने लगा, फिर जो है गैस चूल्हे का इस्तेमाल होने लगा, लकड़ी जो थी वो धीरे धीरे कटने लगी तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचने लगा, तो गैस वगैरह का इस्तेमाल होने लगा। पहले कोयले का इस्तेमाल होता था। तो जैसे जैसे विकास होता गया वो चीजें
विकसित होती गई मानव के द्वारा, और मानव निर्मित वस्तुओं में भोजन पकाने में भी आसानी हो गई। अब देखिए 5 मिनट के अंदर जो है आपकी दाल पक जाती है, नहीं तो 1-1 घंटे लोग चूल्हे पे उसको पकाते थे। ठीक है, इसी तरह से सिलाई करना, पहले सिलाई करने की कोई व्यवस्था नहीं थी, फिर सुई का इस्तेमाल किया होगा, सुई के बाद लगा कि तो बहुत टाइम लगता है, फिर मशीन का आविष्कार हुआ। अब वो मशीन जो है कि सीधे सीधे ऑटोमेटिक मशीनें भी आ गई कि आप लगा दीजिए तो वो अपने आप चल जाती है, और पैर से पहले चलाते थे, अब तो जो है मशीन आपकी बिजली से भी चलने लगी। तो इस तरह से सिलाई करने में भी, और दुनिया भर की जो सजावट होती हैं, केवल मकान बनाने से नहीं सुंदर लगता है, बल्कि उसको सजाने के लिए भी तमाम चीज़ें उपयोग में लाया जाता है। फोटो फ्रेम है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मेज है, कुर्सी है, सोफा है, पलंग है, माने तमाम तरह की चीज़ें जो भी इस्तेमाल होती हैं वो मानव निर्मित होती हैं, और लोगों की आवश्यकता अनुसार, स्थान के अनुसार। अब तो मतलब जगह की इतनी कमी होती जा रही है कि पहले स्थान बता दिया जाता है कि मेरे पास इतना ही, इतने बाई इतने का रूम है, इसमें हमें इन सामानों को एडजस्ट करना है, तो उस हिसाब से सामान बना दिया जाता है। ठीक है, पहले बहुत जगह हुआ करती थी, अब तो छोटे छोटे फ्लैट्स बनने लगे। पहले बंगला मकान मतलब बनता था, अब जो है कि घर बनने लगे, फिर धीरे धीरे फ्लैट बनने लगे, अब 100 मंजिले तक मकान बनने लगे, तो उस हिसाब से चीजें बनने लगी। तो इस तरह से हमारे घरेलू उपयोग की चीजों में भी मानव निर्मित वस्तुओं की उपयोगिता है। इसी तरह से कृषि कार्य, पहले कृषि कार्य क्या था, खुरपी लेके किसान जो है बेचारा उसको कर रहा है, खेती, फावड़ा है, चाहे कुदाल है, चाहे इन्हीं सभी चीजों का प्रयोग करता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी, तो चीजों की ज्यादा जरूरत पड़ने लगी, तो ज्यादा से ज्यादा मशीनों का प्रयोग होने लगा, चाहे कटाई के लिए हो, चाहे बुआई के लिए हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन के लिए हो, चाहे किसी भी चीज के लिए हो। तो आपका फावड़ा, खुरपी, ट्रैक्टर, चारा काटने की मशीन, सिंचाई करने की मशीनें, माने हर चीजें जो है वो विकसित होती चली गई लोगों की आवश्यकता की पूर्ति करने हेतु। ठीक है, अब इसी तरह से औषधियों में आप जानते हैं कि औषधि के बारे में तो अब अच्छे से जान रहे होंगे, इस समय तो और अच्छे से जान रहे होंगे कि कितनी जरूरत है। अब वो औषधि जो है पेड़ पौधे में तो है, बहुत सारी औषधि हैं, जड़ी बूटियां हैं, लेकिन हमें क्या मालूम कि किस चीज की है। तो धीरे धीरे लोगों ने ही उसको निकाला होगा ना कि ये चीज जो है इस चीज की दवा है। अब जैसे बाबा रामदेव आपको बताते हैं कि इस चीज को खाइए, ऐसे होगा वैसे होगा। मीन्स जो मानव है उन्होंने जो पेड़ पौधे हैं उनसे तमाम तरह की औषधियों का निर्माण किया। इसी तरह से तमाम तरह के हैजा है, पेचिस है, कॉलरा है, टाइफाइड है, या फिर आपका चेचक जो निकलती हैं। अब ये देख लीजिए HIV है, चाहे कैंसर की तो अभी दवा ही नहीं बनी, उतनी ज़्यादा दवा नहीं बन पाई है जितनी होनी चाहिए कि किसी को ना हो। इसी तरह से आपका एड्स की भी लगभग दवा नहीं बनी है। अब उसके आगे देख लीजिए कोरोना, डेंगू, दुनिया भर के जो आ गई हैं बीमारियां, इनके लिए तमाम तरह के अभी तो एंटीबायोटिक और वैक्सीन का आविष्कार जो है वो मानव के द्वारा ही होना है। बहुत सा हो चुका है, बहुत सा होना है। तो इस तरह से औषधियों में भी मानव निर्मित वस्तुओं की बहुत उपयोगिता है। अब है संश्लेषित रेशे। अभी अभी हमने आपको बताया था कि सूती, ऊनी और रेशमी कपड़े जो बनते हैं वो प्राकृतिक रेशों के द्वारा बनते हैं। लेकिन अब ये संश्लेषित रेशे क्या है, देखिए नायलॉन, पॉलिएस्टर, डेक्रान, रेयान आदि ये जो है ये रासायनिक क्रिया द्वारा इन्हें तैयार किया जाता है। ठीक है, ये जो है आपके उच्च अणुभार वाले यौगिक होते हैं जिनके द्वारा इनका निर्माण किया जाता है। ये प्रकृति द्वारा नहीं मिलते हैं, जिन्हें संश्लेषित रेशे कहते हैं। ठीक है, संश्लेषित रेशे को द्वारा जो बने हुए कपड़े हैं, और इनके अब आप कहेंगे कि हम क्यों संश्लेषित रेशे द्वारा बने हुए, हालांकि वो बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं होते, वो नुकसानदेह होते हैं कुछ कारणों में। तो क्यों कहते हैं आजकल, क्यों कहा जाता है भाई सूती कपड़ा पहनो, ऊनी कपड़ा पहनो, या ऐसे कपड़े मत पहनो जिससे कि शरीर में आपके रेशेस पड़ जाएं या ऐसी कोई दिक्कत आ जाए। तो ये जो संश्लेषित रेशे हैं कुछ मायने में अच्छे भी होते हैं। ये अगर आप सूती कपड़ा ले लीजिए और संश्लेषित कपड़ा ले लीजिए तो आपकी मजबूती में आप सूती कपड़े को आसानी से फाड़ सकते हैं, लेकिन संश्लेषित रेशे से बने हुए कपड़े को आप आसानी से फाड़ नहीं सकते हैं। इसी तरह से आप जो है संश्लेषित रेशे से बने हुए कपड़े को भिंगा दीजिए और सूती कपड़े को भिंगा दीजिए। संश्लेषित रेशा जो है वो से बना कपड़ा तुरंत सूख जाता है। क्यों? क्योंकि वो पानी को सोखता नहीं है। और जो सूती कपड़ा है ये पानी को सोखता है, ऊनी कपड़ा है ये पानी को सोखता है, इसलिए ये जल्दी नहीं सूखता है।
तो इन दोनों चीजों में अगर आप देखेंगे, लेकिन सूती कपड़े, ऊनी कपड़े या जो प्राकृतिक रेशे से बने कपड़े हैं वो शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं, वो शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन संश्लेषित रेशे से बने हुए कपड़े आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, विभिन्न प्रकार की आपकी स्किन की बीमारियां भी हो सकती हैं ज्यादा देर तक पहनने पर। ठीक है, तो अब इसी तरह से देखिए प्लास्टिक आपने देखा होगा पहले जमाने में क्या, इस जमाने में भी कुछ ही साल पहले तक लोहे का ज्यादा से ज्यादा उपयोग होता था। आपके जो बाथरूम है इसमें लोहे की बाल्टी होती थी, लोहे के टब होते थे, लोहे का लोटा हुआ करता था, मग हुआ करता था, लोहे की तवा कढ़ाई सारी चीजें लोहे की इस्तेमाल की जाती थी और सारी मशीनरी भी लोहे की बनाई जाती थी। तो लेकिन अब धीरे 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 उनके स्थान को प्लास्टिक लेने लगा है। जिन चीजों को आप देखिए, आप प्लास्टिक का आप साबुनदानी इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक के बोतलों में ही आपके पहले शीशे के बोतल में बहुत सी चीजें आया करती थी, अब अधिकतर चीजें प्लास्टिक की बोतलों में आ रही हैं क्योंकि वो हल्के होते हैं और गिरने पर टूटते नहीं है, थोड़ा सा आसानी हो गया है। तो प्लास्टिक का बाल्टी भी आप, मग भी आप उसी का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि आप खाना बनाने के लिए या सजाने के लिए जो मेज पर डोंगा वगैरह है वो भी रंग बिरंगे कलरफुल आ रहे हैं, इसलिए आप उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा प्लास्टिक का इस्तेमाल होने लगा है। अब ये देखिए प्लास्टिक, ये भी मानव निर्मित वस्तु है। प्लास्टिक में दो प्रकार की प्लास्टिक होती है, ये जानना जरूरी है। तो एक है थर्मोप्लास्टिक और दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब थर्मोप्लास्टिक क्या है, देखिए एक प्लास्टिक ऐसा होता है, आप कभी कबाड़ बेचते हैं तो जो कबाड़ वाला होता है वो आपके प्लास्टिक में से चुन चुन के उन प्लास्टिकों को ले लेता है और कुछ को जो उसके काम की होती है और बाकी को कहता है ये नहीं बिकेगी, इसको फेंक दीजिए। जैसे आपकी बोतल जो होगी ना उसको फेंक देगा वो। क्यों? क्योंकि ये जो आपकी प्लास्टिक है थर्मोप्लास्टिक, इसको हम फिर से गला करके जब गर्म करते हैं गल जाता है तो उसका हम फिर से चक्रण कर सकते हैं, फिर से दूसरी वस्तु का निर्माण कर सकते हैं। ये गलाने पर मुलायम हो जाती है और गल जाती है और इसके बाद हम उसका फिर से चक्रण कर सकते हैं, मतलब ये निम्नीकरण के अंतर्गत आती है। तो ये थर्मोप्लास्टिक जैसे पॉलीथीन, पीवीसी आदि, ये पीवीसी ये चप्पल वगैरह जो बहुत मुलायम टाइप की होती है, तो ये सभी चीजें कबाड़ वाला भी ले लेता है, लेकिन जो प्लास्टिक फिर से चक्रण के लिए नहीं जा सकती उसको वो फेंक देता है, वो नहीं लेता है। अब जैसे प्लास्टिक की थैलियां हैं वो क्यों नहीं ले लेता है, नहीं लेगा क्योंकि वो किसी काम की नहीं होंगी। और दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जैसे बैकलाइट और बैकेलाइट, ये चक्रण इसका संभव नहीं है, लेकिन ये भी जरूरी है। ये गलाने पर जल्दी गलता नहीं है, अगर गल गया तो फिर वो जमने पर एकदम खुरदुरा हो जाता है। इसके द्वारा जो आपने बिजली का सामान देखा होगा या आपने देखा होगा कुकर वगैरह में हैंडल वगैरह जो लगती है प्लास्टिक की, अगर वो गल जाए तो बताइए आप, कुकर गर्म हो तो मालूम हुआ कि वो थर्मोप्लास्टिक का है तो वो हैंडल भी गल गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का होता है जो कि गलता नहीं है, लेकिन वह फिर से इस्तेमाल का भी नहीं होता है। ठीक है, बात समझ में आई? तो इस तरह से ये प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं, जो होते हैं वो पुनः चक्रण योग्य होते हैं जिसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं, और दूसरा जो चक्रण योग्य नहीं होते हैं उसको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। ठीक है, अब छठवां पॉइंट आता है प्लास्टिक एवं पर्यावरण। देखिए अब ये तो बड़े बहुत आराम से हमें रंग बिरंगे प्लास्टिक की चीजें मिल जाती हैं, और हम भी जो है कि पहले जमाने में झोला लेके सब लोग, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था कि घर से बाहर निकले वो कोई गमछा लेकर ना निकले, वो बेवकूफ नहीं थे, बहुत अक्लमंद थे। आज फिर वही चीजें हैं, आज फिर वही चीजें लागू हो रही हैं कि गमछा से मुंह बांध के निकलो, गमछा लेके निकलो। लेकिन पहले के लोगों ने समझ लिया कि अरे वो तो भाई वो गंवार थे इसलिए वो गमछा लेके चलते थे, मैं तो भाई गंवार नहीं हूँ, मैं तो पैंट शर्ट पहन के या फिर ऐसे निकलूंगा। लेकिन वो भी बहुत जरूरी था, और जब भी निकलते थे तो एक झोला लेके निकलते थे ताकि जब हम कोई सामान लें तो उसमें लेकर के हमें, आज हम बड़े आराम से हाथ हिलाते हुए बाजार चले जाते हैं और कोई भी चीज लेते हैं तो वो प्लास्टिक के थैलों में दे देता है और हम लेके आते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि रास्ते में गिर जाए, वो बहुत मजबूत नहीं होता है, रास्ते में गिर भी सकता है, लेकिन हमारा जो है भाई जो ले जाने का है, झोला लेके चलने का है, वो हम सहन नहीं कर सकते क्योंकि वो हम गंवार बन जाएंगे।
तो लेकिन आज फिर वही चीजें आ रही हैं, तरह तरह के थैले भी बनाए जा रहे हैं, इसीलिए लोगों को दिए भी जा रहे हैं, क्योंकि ये जो प्लास्टिक की थैलियां हैं ये इस्तेमाल की नहीं होती हैं, ये पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। और ये आप देख ही रहे हैं कि पर्यावरण को कितना नुकसान हो रहा है। जो नाले हैं, नाले वगैरह में जो है कि चीजें जाके फंस जा रही हैं। आप देख रहे होंगे दुकान में जितनी भी चीजें हैं वो आपको प्लास्टिक के पॉलीथीन में पैक आपको मिल रही हैं बाकायदे। चाहे 5 रुपए का आप कुरकुरे ले लीजिए, कोई भी चीज ले लीजिए, तो वो आपको प्लास्टिक में पैकेट में बंद ही मिलेगा। तो ये तो बात सही है कि वो मुलायम नहीं हो पाती हैं, वो धीरे धीरे हवा के संपर्क में जब आता है तो वो चीज़ें मुलायम हो जाती हैं, लेकिन वो प्रकृति के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि हम उसे उठा के फेंक देते हैं, सड़क गंदा करते हैं, कूड़ेदान में फेंकते हैं तो भी अच्छा ये गलता नहीं है। आप अगर मिट्टी में भी फेंक दीजिए तो ये गलता नहीं है, सैकड़ों बरस तक उसी में पड़ा रहेगा। मिट्टी को भी ये बर्बाद कर देता है, नालों को चौक कर देता है, नदियों को गंदा कर देता है, नदियों में जो जीव जंतु हैं, जल जीव हैं, उनको नुकसान पहुंचाता है। कुल मिला के पर्यावरण को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो इस तरह से प्लास्टिक का हमें कम से कम, ऐसी प्लास्टिक का जो कि पुनः चक्रण के योग्य ना हो, उसका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। तो आज मैंने आप लोगों को मानव निर्मित वस्तुओं के बारे में समझाया और हम समझते हैं कि आपने इसको ठीक से समझा होगा। और कक्षा 8 के लड़के तो बच्चे, लड़के लड़कियां सभी इसको अच्छे से पढ़ लें और लिख भी लें। और अगर कोई प्रश्न हो तो हमें बताएंगे। और अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे भी आपको नए नए टॉपिक्स को बता सकें। थैंक यू।